एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए साइंस की 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। आज से ही हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस का ऑल कोर्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज यानी 6, 7, 8 में जितने भी चैप्टर्स हैं जो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि एक कोई भी टॉपिक, मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहले फूड वाला टॉपिक पढ़ा, और टॉपिक पढ़ने के बाद में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों को पहले पूछे गए हैं, ताकि हम लोगों को आइडिया लगे कि कितना हमें पढ़ना है और हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है और 6th क्लास की साइंस की बुक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में वैसे भी तो हम लोग देखते हैं तो हमको पूछा जाता है कि भोजन कहाँ से आता है, यानी कि ये जो भोजन होता है वो किस काम आता है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन को प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सबको दी गई है। 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे फूड के बारे में भी हम लोगों को बताया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, और क्या-क्या खाद्य पदार्थों के क्या-क्या स्रोत होते हैं, हम लोगों को खाद्य पदार्थ कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है कुछ पादप स्रोत है जो हम लोगों को पादपों से प्राप्त होते हैं, और कुछ नीचे की तरफ जो है वो जंतुओं के स्रोत है जो हम लोगों को जंतु से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक चीज़ें होती है वो 6th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत दी गई है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है वो हम लोगों से एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। और जो मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाला है वो मैंने मेरी पीडीएफ में सब कुछ जो है वो हाईलाइट कर रखा है, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। हम लोगों को पता है कि भोजन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन हम लोगों को पौधों से प्राप्त होता है, साथ ही साथ हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होने वाले फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और जंतुओं से हम लोगों को एग मिलता है, मीट होता है, और इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होती है। सबसे पहले जो है वो हम लोग ये पौधे का कोई एक भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक प्लांट दिया गया है और इस प्लांट के अंदर कौन-कौन से खाने योग्य भाग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्लांट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग प्ररोह बोलते हैं, ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग प्ररोह भाग भाग बोलते हैं, और नीचे वाला होता है मूल तंत्र। मूल का मतलब होता है जड़। तो देखिए, ये है जमीन, और जमीन के नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, जड़। अब देखिए, जो पहली जड़ होती है, यानी कि ये देखिए, ये जमीन है और ये जड़ है, तो ये वाली जो मेन जड़ होती है जिसको हम लोग प्राथमिक मूल बोलते हैं, और ये साइड से जो निकली हुई जड़ होती है इसको हम लोग द्वितीय मूल बोलते हैं। तो इस तरीके से जड़ जो होती है, और इसकी अगर जड़ों की भी जड़ें और निकल जाती है, यानी कि ये एक प्राथमिक मूल, इससे निकलने वाली द्वितीयक मूल हो जाती है, आगे और निकलने वाली द्वितीयक मूल, और उसके भी आगे अगर जैसे कि जड़ में से और जड़ निकल जाए इस तरीके से, तो वो तृतीयक मूल बन जाती है। तो ये जो जड़ वाला सारा भाग होता है, क्योंकि जड़ को हम लोग मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, इसीलिए इसको मूल तंत्र बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्ररोह तंत्र। प्ररोह का मतलब होता है ऊपर वाला, यानी कि जमीन के ऊपर वाला भाग जो हम लोगों को दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्ररोह तंत्र बोलते हैं। जिसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें तो पता होगी कि ये जो मेन पार्ट होता है वो हमारा तना होता है, और तना होता है, और ये जो चीज़ें होती है वो हमारी पत्तियाँ होती हैं, और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है वो, जैसे कि छोटी-छोटी, ये बहुत छोटी-छोटी निकली हुई होती है, ये जो होता है वो हमारी कली होती है, कलिका निकलती है, और ये हमारे फूल है। इतनी चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई, और ये जो होता है वो ये हमारे फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। तो फिर ये इस तरीके से कुछ बेसिक पार्ट। उसके अलावा एक हम लोगों को दिखता है इंटरनोड, और एक हम लोगों को दिखता है नोड। अब ये नोड और इंटरनोड क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी पत्ती किसी ये जो स्तंभ है ना, स्तंभ स्तंभ का मतलब होता है स्टेम। स्टेम के कोई भी, ये पत्ती और स्टेम जब ये किसी भाग से मिल जाते हैं, यानी कि कौन से एक भाग से, इस इतने से भाग से अगर ये कनेक्टेड ना, आप लोग देख सकते हैं इतने से भाग से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड। और अगर कोई भी तने का कोई भी भाग किसी चीज़ से कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब होता है कोई भी 2 भाग जो आपस में कनेक्टेड होते हैं,
तो उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो जब पत्ती और जो मेन तना होता है, जब वो जुड़ा हुआ रहता है तो उसको नोड बोलते हैं, और जब नोड और नोड आपस में मिल जाते हैं तो उसको इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड का मतलब होता है नोड का आपस में जुड़ जाना। तो ये हो गया हमारे पौधे का भाग। अब हम लोग देखेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो फिर देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी की बेस्ड मेन चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ हाइलाइट कर रखी है ना, कि कभी आपने सीताफल सीताफल हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग काशी फल के नाम से भी जानते हैं। उसके जो फूल होते हैं, यानी कि जो सीताफल होता है उसके फूलों को भी खाया जाता है। फूलों को क्या करते हैं, इसमें पूरे में क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि सीताफल है, सीताफल का फूल आ गया, मान लीजिए सीताफल का फूल इस तरीके से है, तो इसका क्या करते हैं, फूल की डंठल निकाल देते हैं और चावल का घोल बनाकर, चावल को पीस कर उसका घोल बनाकर और फूलों को उसके अंदर डुबा के फ्राई करके खाया जाता है, यानी कि पकोड़े बनाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना सीताफल वाला, ये आप लोगों को 2019 से पहले जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, जो हमारे पेपर हुए हैं, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसा कौन-सा एक फल है जिसका फल भी खाया जाता है, साथ-साथ में फूल भी खाया जाता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, वो है सीताफल। ये जब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी करवाऊँगी तो और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा भाग भी हम लोग खा सकते हैं, खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों के बीज होते हैं, वो भी खाए जाते हैं, जिससे हम लोग तेल बनाते हैं। सरसों का तेल जो सरसों के बीज से बनता है, उसके अलावा सरसों की पत्तियाँ जिससे हम लोग सरसों की सब्जी बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हो जाती है हमारे इसको लेकर। उसके बाद में हम लोगों को पता है कि अंकुरित किया गया अनाज होता है, अंकुरित किस तरीके से करते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए, अंकुरित करने के लिए क्या करना होता है, हमें मान लीजिए यहाँ पर मूँग का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंकुरित करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, उसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि पहले हम लोग कुछ जो है वो मूँग ले लेंगे, मूँग या फिर उसके साथ-साथ में चना भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो है वो चीज़ जो हम लोगों को अंकुरित करनी है उसको लेंगे, उसके बीज लेंगे या फिर उसके जो दाने होते हैं उनको ले लेंगे। उसको बाद में एक पात्र में रखकर, एक बर्तन में रखकर उसके अंदर पानी डाल देंगे। फिर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। जब उसको कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे तो अगले दिन हम लोग देखेंगे कि ये जो मूँग है इस तरीके से थे, वो अभी कुछ जो है वो अंकुरित हो चुके हैं और इस तरीके से जो है वो बन चुके हैं। तो अंकुरित किए गई चीज़ें जो होती है, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ होती है उसको भिगो कर रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोगों को लग रहा है कि अब इसमें क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आजकल का सीटेट का पेपर कुछ इस तरीके से नहीं आता है कि डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए। हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है कि अंकुरित होने के लिए कौन-कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होनी आवश्यक है, जिसमें आप लोगों को ये सारी की सारी परिस्थितियाँ दे देंगे कि अगर हम पानी डालें, तो कितनी देर के लिए रखना चाहिए, 1 पूरा दिन रखना चाहिए, 2 दिन रखने चाहिए, और इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। उस समय पे हमारे पास में जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए हम लोगों की, हम लोगों को क्या पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ है हम लोगों को दी गई है, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। अब हम लोगों को पता है शाकाहारी यानी कि वे जंतु जो केवल पौधे और पादपों से बने हुए उत्पाद ही खाते हैं, उसको जो है वो हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। और ऐसे जंतु जो मांस खाते हैं और दूसरे वर्ग, तो उन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं। और वे जीव जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी यानी कि जो पौधे और जंतु दोनों से बने हुए उत्पाद खाते हैं, उसको हम लोग जो है वो सर्वाहारी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सर्वाहारी और मांसाहारी, और इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना कुछ खास नहीं था पढ़ने के, लेकिन जब आप लोग इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने सब कुछ डिटेल में ही पढ़ाया है, कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो हाइलाइट कर रखी है ना, वो मैंने मेरे हिसाब से ही करी थी, कि मुझे जो एग्ज़ाम में जो है वो दिखाई देती। उसके बाद में हम लोग जो है वो इसका सारांश देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा जो है वो समराइज़ हम लोगों को एक बार करने को मिल जाएगा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है, हम लोगों को पता है। भोजन जो होता है वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि दूध, दही, पनीर और घी। तो दूध, दही, पनीर और घी ये कौन से उत्पाद होते हैं? तो ये होते हैं जंतुओं के उत्पाद, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध जंतुओं से प्राप्त होता है। पालक, फूलगोभी, गाजर जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो फिर ये जो होते हैं वो, ये एक तरीके की सब्जियाँ हैं। फिर आता है शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या होता है? जो पादप और पादप उत्पाद
खाते हैं। इसके बाद में एक मेन चीज़ जो मैंने हाईलाइट कर रखी है और मुझे इंपॉर्टेंट लगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, हम लोगों से ये भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांस खाने वाला कौन होता है? तो मांसाहारी। उसके बाद में लिखा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, हमको पता है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए शाकाहारी कहते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब ये रिक्त स्थान कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है या कौन सा ऐसा जंतु है जो पादप उत्पाद खाता है या फिर शाकाहारी है। तो आप लोगों को हिरण दे देंगे, तोता दे देंगे, बाघ दे देंगे और शेर दे देंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को यूं ही लगेगा कि हिरण भी मांस ही खाता होगा, क्योंकि ये जंगलों में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिरण जो होता है वो मांसाहारी नहीं होता है, ये शाकाहारी होता है। तोता भी मांसाहारी नहीं होता है, ये शाकाहारी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक हिरण और एक तोता। भले ही ये जंतु है और हिरण भले ही जंगल में रहता है, लेकिन फिर भी ये मांस नहीं खाता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो डैश हम पीते हैं, प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, तो वो जंतु उत्पाद होता है और वो दूध होता है। उसके बाद में चीनी हमें गुड़ से मिलती है। तो इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर इतना ही था, आगे आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि और भी कितनी डिटेल में चीजें पढ़ने लायक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर भी हमारे भोजन के जो फूड है, फूड से रिलेटेड ही है। अब इससे ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में इसकी जो है वो प्रीवियस ईयर कराऊंगी, जो फूड में से हम लोगों को पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को भोजन के घटक दिए गए हैं कि भोजन जो होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है वो कुछ चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी करी थी तो फिर यहीं से ही मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो देखिए, अगर हम लोग भोजन की बात करते हैं तो भोजन के अंदर हम लोगों को पता है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और भोजन में पोषक तत्वों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भोजन के प्रमुख जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। इसके साथ साथ में हमारे भोजन के अंदर वृक्षांश और जल का होना भी आवश्यक है। जल भी होना आवश्यक है, अगर जल नहीं होगा तो फिर हमारा जो भोजन है वो एक प्रॉपर जो है वो फूड नहीं माना जाता है। तो देखिए भोजन के अंदर कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन-कौन, क्योंकि देखिए जब पोषक तत्व होते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को प्रोटीन भी होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ में वसा भी होनी ज़रूरी है। अब कौन से भोजन के अंदर कौन-कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है, इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे मिलेगी? तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, वो क्रियाकलाप हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ सभी खाद्य पदार्थों में से ये सभी पोषक तत्व होते हैं। कुछ साधारण विधियों से तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कच्ची सामग्री भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। अब इसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन लेंगे, यानी कि आई टू आयोडीन लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और साथ साथ में कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH। ये तीन चीजें हम लोगों ने ले ली और इन तीनों चीजों को हम लोग लेके क्या करेंगे, एक परख नली में ड्रॉपर की सहायता से डाल देंगे। यानी एक परख नली ली है, उसके अंदर आयोडीन, CuSO4, NaOH, ये तीन चीजें डालिए। अब इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करेंगे, यानी कि ये जो हम परीक्षण करने वाले हैं ये या फिर तो पके हुए भोजन पर करेंगे या कच्ची सामग्री पर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि या फिर हम किसी भी खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये खाद्य पदार्थ पर प्रयोग होना चाहिए। अब हम लोगों को एक इस चीज को या फिर इस प्रयोग को करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो परीक्षण होते हैं, परीक्षण करते टाइम में हम इन्हें रसायनों को चखना नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं करना है। अब इसका परीक्षण हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये तीन चीजें ले ली है, इसको एक परख नली पर मिक्स कर लिया है। अब हम लोग कोई भी एक चीज ऐसी ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आलू ले लिया या फिर हम लोगों ने रोटी ले ली, ब्रेड ले ली, गेहूं ले लिए, गेहूं का आटा ले लिया, कुछ भी हम लोगों ने आइटम ले लिया। अब यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जब हम लोग खाद्य पदार्थों की जो है वो
देखते हैं तो किसमें कार्बोहाइड्रेट है ये, और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ये जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, तो मंड और शर्करा, तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मंड शर्करा होते हैं। यहाँ पर एक कुछ चीजें दी हुई है हम लोगों को कि आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए जल से आधी बड़ी परतनली में कुछ टिंचर आयोडीन यानी कि आयोडीन का तनु विलीन बनाना है। तनु विलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आयोडीन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ले, एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर जो हम कुछ पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा आयोडीन डाल देंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 ml पानी लेंगे, उसके अंदर 2 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट डाल देंगे, और कास्टिक सोडा यानी NaOH का जो घोल बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल में यानी 100 ml पानी लेंगे और 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा का जो है वो हम लोगों को विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ का परीक्षण होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और जो हमारा प्रोटीन होता है उसका परीक्षण किया जाता है। लेकिन किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो परीक्षण करेंगे मंड का परीक्षण। ये जो चीज़ है ना ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों को प्रीवियस ईयर जब मैं क्वेश्चन कराऊँगी तो आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए मंड के परीक्षण के लिए क्या करेंगे, परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री लेंगे या फिर कोई भी कच्ची सामग्री जिस पर हम लोगों को परीक्षण करना है, जैसे आलू हो गया, गेहूं का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, उसको लेंगे। उसके बाद में उस खाद्य सामग्री के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदा डालेंगे। यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम भी दिखाया गया है कि 2 बच्चे हैं, वो आलू है, आलू के ऊपर जो है वो आयोडीन की डाल रहे हैं खाद्य। उसके बाद में जब हम इस तरीके से आयोडीन, जैसे मान लीजिए ये आलू है, इसके ऊपर आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसका कलर चेंज होकर नीला या फिर काला होता है, अगर या नीला या कल काला हो जाए तो वो मतलब उसके अंदर स्टार्च उपस्थित है। तो स्टार्च की उपस्थिति का पता कैसे चलता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ जो नीला या काले रंग का है तो उसके अंदर स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है नीले या फिर काले रंग से। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे और परीक्षण कि प्रोटीन का परीक्षण किस तरीके से करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए यहाँ लिखा गया है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे, अगेन से यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट बना लेंगे और चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ को थोड़ा सा पीस लेंगे, यानी कि चूर्ण लेना है, कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग ले रहे हैं तो उसका चूर्ण लेना है। चूर्ण ले लेंगे, उसको परख नली के अंदर डालेंगे और 10 बूंद उसके अंदर जो है जो भी हम लोग ले रहे हैं, क्या लिया हम लोगों ने, कोई भी खाद्य पदार्थ, उसकी 10 बूंदें हम लोग उस परख नली के, ये परख नली है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी खाद्य पदार्थ की 10 बूंदें डाल दी। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद हम लोग कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा, यानी कि 2 बूंद डाली है कॉपर सल्फेट और 10 बूंद क्या डालनी है हम लोगों को, 10 बूंदें क्या डालनी है हम लोगों को, कास्टिक सोडा। ये डाल के अच्छे से मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम लोग रख देंगे। जब हम लोग रखेंगे ना इसको, देखिए यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण भी किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो फिर प्रोटीन के परीक्षण के लिए कौन कौन से आइटम डाले जाते हैं, क्या क्या केमिकल्स डाले जाते हैं परख नली में, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यह किस रंग का हो गया है। अगर यहाँ बैंगनी रंग का हो जाता है तो मतलब प्रोटीन की उपस्थिति है। हम लोगों ने देखा है कि जो मंड का होता है वो काले रंग का हो जाता है, प्रोटीन होता है तो वहां वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है तो मतलब वो प्रोटीन है। आप लोग देखेंगे आपके घर के अंदर बेसन जो होता है, बेसन के ऊपर भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर बेसन के अंदर आप लोग ये आइटम यानी कि ये चीजें जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाल के देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि वो बेसन जो होता है उसका कलर भी बैंगनी हो जाता है। तो आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा मतलब बेसन के अंदर भी प्रोटीन होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वसा का परीक्षण। वैसे तो वसा का परीक्षण में हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए वसा के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। एक पेपर के अंदर आप लोग जो है वो कोई भी ऐसी तली हुई चीज, चिप्स हो गई, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, कोई भी आइटम डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। जब आप लोग जो है वो कोई भी उसके अंदर रखेंगे और जब आप उस पेपर में से उस चीज को हटाएंगे, हटा के अब आप लोगों के पास में सिंपल पेपर हो गया। अब इस पेपर को जब आप लोग धूप के सामने लेके जाएंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि यहाँ जो है कुछ कुछ तेल के धब्बे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आप लोग इसको धूप धूप में रखा रहने देंगे। जब आप लोग धूप में रखा रहने देंगे ना, अगर यहाँ पर अभी भी वो निशान जो तेल के बने हैं वो नहीं गए हैं तो मतलब वसा इसके अंदर उपस्थित थी। और अगर वो तेल के निशान चले गए हैं, जो भी इसके ऊपर निशान बने हैं पेपर के ऊपर, अगर वो निशान चले गए हैं तो फिर आप लोग समझ जाइए कि वो वसा नहीं थी बल्कि वो
पानी था जो निकल चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग कि किस तरीके से होता है वसा का परीक्षण। तो तीनों का परीक्षण हो गया, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमने तीन पोषक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं हमारे भोजन के अंदर, और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हमें बोला है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं। यानी कि हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कि पोषक तत्व होने चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए मददगार क्यों होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसके अंदर वसा होती है। आप लोग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो वसा का स्रोत होता है, और वसा जो होती है उसके अंदर एनर्जी होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। साथ ही साथ जो वसा होती है उसके अंदर जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग होता है, यानी वो भी हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, और साथ ही साथ हम लोगों को जो है वो वसा से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वसा में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि दो पदार्थ हम लोगों को दिए गए हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और एक पदार्थ जिसके अंदर वसा है। तो निम्नलिखित में से हम लोगों को अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी हम लोगों को वसा से। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ऊर्जा होती है, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत यहाँ पर बाजरा है, चावल है, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, ये जो होते हैं वो वसा के स्रोत होते हैं, जिससे हम लोगों को जो होता है वो फैट मिलता है। तो ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, ये जो होता है वो हम लोगों का पादप उत्पाद होते हैं जो पादप से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मूंगफली है, यहाँ पे सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन, यानी कि जितने भी तेल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गिरी। गिरी का मतलब होता है, आप लोग जो है वो बादाम भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप लोग अखरोट भी ले सकते हैं। तो उनकी जो गिरी होती है, सरसों का तेल और तिल, ये सब जो होते हैं इन सब में वसा होती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ जंतुओं के स्रोत जिसमें वसा होती है। तो पहला आता है मछली, मांस और अंडे। उसके अलावा दूध, घी और मक्खन, जो हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होती है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं आगे और चित्र दिए गए हैं जिसमें प्रोटीन के स्रोत दिए गए हैं। तो प्रोटीन, ये ना क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी इजी इजी चीजें हैं, ये एग्जाम में नहीं आती है, बट ये एग्जाम में आती है। आप लोग ध्यान रखिए, इसलिए अच्छे से देखिए आप इस चीज को। यहाँ हम लोगों को क्या बोला है, प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। प्रोटीन के स्रोतों में हम लोगों को ऊपर जो है वो दिया गया है पादपों से जो प्राप्त होते हैं। तो मटर, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, यानी ये सब चीजें जो होती है इनसे हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होता है। तो मतलब प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन हम लोगों को दालों से प्राप्त होता है। दूसरा आता है प्रोटीन किस किस में होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो अंडे में, पनीर में, मछली में और मांस में। उसके बाद में आता है ये। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी बोलते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है। हाईलाइट का मतलब है ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे शरीर में ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है, कौन सा भोजन होता है, फिर आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और सभी। तो हम लोग उस टाइम पे सभी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन ही आवश्यक होता है। इसका प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना और शरीर को स्वस्थ रखना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन की। विटामिन क्या करता है, तो विटामिन जो होता है हमारी आंखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और विटामिनों के जो समूह होता है, विटामिन बहुत सारे विटामिन जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अलग अलग विटामिन जो होते हैं वो हमारे लिए अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे प्रीवियस ईयर से मिला था तो वो लिख के रखा है कि दाल फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। यानी दालें हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऐसे पौधे जिनके अंदर फलियां होती है। फली कुछ इस तरीके से होती है, तो इसमें से जो जैसे मटर हो गया, तो मटर की भी दाल होती है। तो वो हम लोगों को फलीदार पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होती है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए हम लोगों को आम से, पपीते से और गाजर से मिलता है। उसके बाद में विटामिन बी हम लोगों को गेहूं से और यकृत और चावल। अब यकृत यानी कि मछली के यकृत की बात हो रही है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हम लोगों को विटामिन सी, तो खट्टी चीजें जितनी भी होती है उन सब में हम लोगों को विटामिन सी मिलता है, जिसमें टमाटर हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सारे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी के स्रोत होते हैं मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये। अब हम लोग कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं।
कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए हमारी त्वचा और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए का काम हो गया हमारी आँखों, तो आँखों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को विटामिन ए लगाना है। सी हमको शरीर से लड़ने में क्षमता देता है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों और अस्थियाँ। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा विटामिन ए का काम आँखों से रिलेटेड त्वचा को स्वस्थ रखना, सी रोगों से लड़ता है, डी हड्डियों को स्वस्थ रखता है और कैल्शियम भी हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके बाद में हम लोग कुछ आगे देखते हैं कि आयोडीन के कुछ स्रोत है कि आयोडीन हम लोगों को कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है, तो पालक से, अदरक से हम लोगों को आयोडीन प्राप्त होता है। उसके बाद में लोहा, तो लोहा हम लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं दूध से प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है वो यहाँ लिखा हुआ है फास्फोरस। आप लोग देख सकते हैं आयोडीन, आयोडीन हम लोगों को पालक से और अदरक से प्राप्त होता है। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस हम लोगों को दूध और इन सब आइटम से प्राप्त होता है। उसके अलावा लोहा जो होता है वो हम लोगों को यहाँ पर जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे, और कैल्शियम हम लोगों को दूध और अंडे से। ये सारे के सारे खनिज लवण होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में हम लोगों को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है। फिर भी कच्ची मात्रा में हम लोगों को पोषक की मात्रा आवश्यक होती है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जैसे कि यहाँ लिखी हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों में अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है। यानी कि चावल जो होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दे देंगे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दोनों हो गया, या बाजरा हो गया। तो चावल जो होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आहारी रेशे जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए, और जल जो होता है वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। आहारी रेशे जो होते हैं इनको हम लोग रुक्षांश भी बोलते हैं, जो हमारे शरीर में पाचक उत्पादों से प्राप्त होते हैं। जो भी हम लोग उत्पाद खाते हैं उनमें क्या होते हैं, तो उनमें जो होते हैं वो रुक्षांश होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं रुक्षांश जो होता है वो मुख्यतः हम लोगों को दाल से, आलू से, ताजे फल और सब्जियों से मिलते हैं। अब इन रुक्षांश का काम क्या होता है, देखिए जो रुक्षांश वाली जो हाईलाइट चीज कर रखी है ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी ये भोजन का मुख्य अवयव होता है। ये हमारे भोजन का आयतन बढ़ा लेते हैं, जो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में आवश्यक होते हैं। तो ये रुक्षांश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि ये हमारा पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं, भोजन के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन का आयतन बढ़ाते हैं और बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो इसके अलावा और भी चीज़ें जो है वो हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके अलावा संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, वसा, आहारी रेशे, ये सब चीज़ें होती है, तो हम लोग उसको संतुलित आहार कहते हैं। उसके अलावा हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि अगर कोई भी भोजन जो हम लोग पका देते हैं तो पकाने से हमारे शरीर में हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग गर्म करके खाते हैं उसके अंदर कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी गर्म होने पर, तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके अलावा देखिए मोटापे के बारे में दिया गया है कुछ कि मोटापा जो होता है वो अधिक वसा युक्त या अधिक ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है। कुछ अनशंट हम लोग कई बार जो है वो ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है और उसकी वजह से हमको मोटापे का शिकार हम लोग हो जाते हैं। उसके बाद में आता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो हम लोगों को किसी भी पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं उसको हम लोग अभावजन्य रोग होते हैं। इन अभावजन्य रोगों की जो पूर्ति होती है वो हम लोग जो है वो अच्छे खान-पान के माध्यम से कर सकते हैं उसकी पूर्ति। तो अच्छा अगर हम लोग खाएँगे, संतुलित आहार करेंगे तो हम लोगों को अभावजन्य रोग कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अभावजन्य रोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए जो होता है वो दृष्टिहीनता, जो मैंने अभी बताया कि हम लोगों को रतौंधी रोग हो जाता है। जैसे कि हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती है, रात में कम दिखाई देता है, कभी-कभी पूरा नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी से क्या होता है, तो विटामिन बी से बेरी-बेरी हो जाता है, जिससे हमारी पेशियाँ दुर्बल हो जाती है और काम करने की जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन सी, जो स्कर्वी रोग हो सकता है जिससे मसूड़ों में खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विटामिन सी से क्या हो रहा है, तो विटामिन सी अगर मसूड़ों में दिक्कत हो रही है, दांतों में दिक्कत हो रही है, तो मतलब कैल्शियम की कमी है।
हड्डियों में अगर दिक्कत हो रही है, विटामिन डी की कमी है, और अगर मसूड़ों में दिक्कत हो रही है तो विटामिन सी की कमी है। ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को, और अगर हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ रही है, एनर्जी नहीं है हमारी बॉडी में, तो विटामिन बी है। आँखों में कमज़ोरी है तो विटामिन ए है। राइट? तो अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी, तो मसूड़ों से संबंधित विटामिन डी, जो हड्डियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाती है, दाँत जो होते हैं वो भी भुरने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी से भी यही होता है कि कैल्शियम की कमी से हम लोगों के हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दाँतों का क्षय भी होने लगता है। और कैल्शियम की पूर्ति हम लोगों को दूध से हो जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक और इन सब से हो जाती है। आयोडीन होता है, आयोडीन से हम लोगों को घेंगा रोग हो जाता है, जिसके कारण गर्दन की जो अस्थियाँ होती हैं वो फूल जाती है, जिसके कारण बच्चे में मानसिक विकलांगता भी आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आयोडीन से घेंगा रोग, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एक ऐसा रोग जिसमें बालक की गर्दन जो होती है वो फूल जाती है। निम्नलिखित में से बच्चे को किस चीज़ की कमी थी? तो बच्चे को आयोडीन की कमी थी। उसके अलावा लोहे की कमी होती है तो अरक्तता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है और कमज़ोरी आती है जिसके कारण। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इस पूरे चैप्टर का जो सारांश है वो पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अलावा आहारी रेशे और जल। कार्बोहाइड्रेट और वसा से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन और खनिज लवण से शरीर की वृद्धि अनुरक्षण होता है, विटामिन शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो सब यहाँ आ गई है, तो आप लोग सारांश जरूर पढ़िए। संतुलित आहार जिसके अंदर सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और भोजन होते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी सारा नहीं पढ़ेंगे, कि केवल चावल खाने से हम हमारे शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं, केवल चावल खाने से नहीं हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हर एक तरीके की चीज़ खाना ज़रूरी है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम लोग संतुलित आहार करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी तरीके का अभाव किसी भोज्य पदार्थ का होगा ही नहीं। तो जब अभाव ही नहीं होगा तो वो हम लोगों को रोग भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सही। आगे बोला है, शरीर के लिए संतुलित आहार में अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने ज़रूरी है, बिल्कुल होने ज़रूरी है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करने के लिए केवल मांस आवश्यक नहीं है, सारे तरीके की चीज़ें हमारे शरीर में होनी ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोगों को फिल अप दिए गए हैं, विटामिन डी की कमी से हम लोगों को पता है, अभी जस्ट हम लोगों ने एक सारणी पढ़ी, रिकेट्स होता है, बेरी-बेरी बी से होता है, सी से स्कर्वी होता है और रतौंधी ए से होता है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे, एनसीईआरटी का 6th क्लास का हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, और अगली जो वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों का इन दोनों चैप्टर में से या इन दोनों टॉपिक्स में से जो भी हम लोगों को प्रीवियस ईयर है, जो हम लोगों को सीटेट में पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।